हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइमरी एजुकेशन। माय नेम इज संजीव कुमारी। पिछले वीडियो में आप सभी बच्चों के रिक्वेस्ट पर हिंदी माध्यम में मैंने वीडियो बनाया। उम्मीद है आप इससे लाभान्वित हुए होंगे और आपकी जो परेशानी थी कि इंग्लिश समझ में नहीं आती है, मैम हिंदी में वीडियो बनाइए, आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में हमने इसकी आविष्कार के बारे में जाना कि किस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने इसका आविष्कार किया। फिर लिवेनहॉक ने जीवित कोशिका के बारे में बताया। इस प्रकार से विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने विभिन्न अनुसंधान के जरिए कोशिका विज्ञान पर प्रकाश डाला। कोशिका विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं, यानी साइटोलॉजी। उसके बाद हमने कोशिका की परिभाषा के बारे में जाना, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के बारे में जाना और फिर प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में भी जाना, इसके अंतर के बारे में भी जाना। और अब इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, उनकी संरचना एवं कार्य। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, जो कि सेमी परमिएबल होती है, यानी यह अर्धपारगम्य होती है, यानी चयनात्मक होती है। यह जो कोशिका झिल्ली है यह चयनात्मक झिल्ली है। इसके द्वारा सभी चीजें अंदर या बाहर नहीं जा सकती। यह चयन करती है कि किस प्रकार की चीजों की आवश्यकता कोशिका को है, उसे ही यह अंदर आने देती है या बाहर जाने देती है। तो इस तरह से कोशिका झिल्ली जो है वो पदार्थों के परिवहन में मदद करती है। तो यह क्या है, एक सेल है यानी कोशिका है, जिसके चारों तरफ यह क्या है, कोशिका झिल्ली, जो कोशिका को बाहरी दुनिया के साथ संपर्क स्थापित करने में मदद करती है। यह अर्धपारगम्य होती है, चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। ये इसके अंदर मैं न्यूक्लियस बना देती हूँ और यह है कोशिका द्रव्य। यह एक कोशिका की संरचना है। तो प्रत्येक कोशिका के बाहर चारों तरफ एक पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली पाई जाती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो यह कैसी होती है, पतली, मुलायम और लचीली होती है। यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड यानी वसा, यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, लेकिन सबसे ज्यादा सिंगर एवं निकोलसन का मत मान्य है। सिंगर एवं निकोलसन ने 1972 में यह बताया कि कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है और इसमें बीच बीच में प्रोटीन तैरते रहते हैं। यह संरचना कुछ इस प्रकार की है। यह इस प्रकार से फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। इस तरह से आप बना सकते हैं। यह फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है और इसमें बीच बीच में प्रोटीन इस प्रकार से तैरते रहते हैं। तो यह हो गया प्रोटीन और यह हो गया फॉस्फोलिपिड की लेयर। इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इसे भी मैं स्टार मार्क कर देती हूँ ताकि आप आसानी से याद रख सकें कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। कब दिया, 1972 ईस्वी में। इसके कार्य क्या है, कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है, यह सीमित झिल्ली का कार्य करती है।
इसलिए इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। दूसरा कार्य यह है कि यह कोशिका को आकार प्रदान करती है। यह प्लाज्मा झिल्ली ही है जिसके कारण कोशिका को एक आकार मिलता है। यह कोशिका को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। चौथा कार्य है इसका, यह पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। पांचवा कार्य यह है कि यह जंतु कोशिका में सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई के निर्माण में सहायक होता है। जंतु कोशिका में यह सीलिया, फ्लैजिला तथा माइक्रोविलाई के निर्माण में सहायक होता है। तो यह हमने जान लिया कोशिका झिल्ली के बारे में। और अब जानेंगे कोशिका भित्ति के बारे में, जो कि पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के अलावे बैक्टीरिया तथा फंजाई में भी पाए जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कोशिका भित्ति के बारे में जो पादप कोशिका में पाई जाती है। यह हमने देखा कि यह कोशिका की संरचना है जिसमें यह कोशिका झिल्ली है, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसी कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह कोशिका भित्ति पादप कोशिका की विशेषता होती है। यह कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति यह पादप कोशिका में तो पाई ही जाती है, इसके अलावे यह बैक्टीरिया तथा फंजाई में भी पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिका, बैक्टीरिया तथा फंजाई में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। यह कोशिका झिल्ली की तरह अर्ध पारगम्य नहीं होती बल्कि पारगम्य होती है। यह पदार्थों का चयन नहीं करती है, यह पूरी तरह से पारगम्य होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड है, यानी यह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इसी सेल्यूलोज के कारण कोशिका भित्ति दृढ़ एवं कड़ी होती है। फंजाई में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति कई लेयर्स की बनी होती है। देखते हैं यह लेयर कौन कौन सी है। मेनली इसमें यह 3 लेयर्स प्रेजेंट होते ही हैं। मिडिल लैमेली प्राथमिक कोशिका भित्ति, तथा तीसरी द्वितीय कोशिका भित्ति। सभी प्लांट सेल में मिडिल लैमेली तथा प्राथमिक कोशिका भित्ति तो पाए ही जाते हैं। इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। द्वितीय कोशिका भित्ति उपस्थित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब हम इसके कार्य के बारे में जानेंगे कि कोशिका भित्ति के कार्य क्या है। यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। नंबर 2, यह कोशिका को सुरक्षा एवं सहारा भी प्रदान करती है। सुरक्षा एवं सहारा भी प्रदान करती है। नंबर 3, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रक्षा करती है, यानी यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। क्योंकि यह कोशिका झिल्ली के ऊपर पाई जाती है, इसलिए यह कोशिका झिल्ली की रक्षा भी करती है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। यह कोशिका को
सूखने से भी बचाती है। कोशिका भित्ति के कारण ही कोशिका सूखती नहीं है। तो यह हो गए कोशिका भित्ति के कार्य। तो अब हमने जान लिया कोशिका भित्ति की संरचना एवं उसके कार्य के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य में किस प्रकार के अंगक पाए जाते हैं और उसकी संरचना। कोशिका द्रव्य के बारे में जानेंगे। यह है कोशिका, जिसकी यह प्लाज्मा झिल्ली है, और यह है केंद्रक। केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में एक गाढ़ा पारभासी द्रव्य भरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। इसी कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। यह है कोशिका। कोशिका द्रव्य बहुत ही गाढ़ा, पारभासी एवं चिपचिपा द्रव्य है। इस कोशिका द्रव्य में अनेक अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें अनेक अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में खनिज लवण एवं जल आते हैं। खनिज लवण एवं जल। कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन आदि पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो कोशिकांग होते हैं वह झिल्ली युक्त होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में यह झिल्ली युक्त होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। ऐसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टडी कर लिया है। किसी भी कोशिका का झिल्ली युक्त होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन वायरस इसका अपवाद है। वायरस में झिल्ली नहीं होते हैं, जिस कारण इसे सजीव की श्रेणी में नहीं रखा गया है। वायरस सजीव एवं निर्जीव के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। सजीव के शरीर में प्रवेश करता है तो उसका ही सजीव के शरीर का मशीनरी को यूज करता है और यह रेप्लिकेट करता है और अपनी संख्या में वृद्धि करता है। लेकिन जब तक यह सजीव के शरीर के अंदर नहीं प्रवेश करता तब तक यह निर्जीव अवस्था में पड़ा रहता है। इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। वायरस एक निर्जीव प्राणी पर हमारे शरीर में प्रवेश करके वह हमारे लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होता है। वह हमारे लिए बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। जैसे अभी हम लोग एक वैश्विक महामारी को झेल रहे हैं, कोरोना वायरस के कारण। आपके रिक्वेस्ट पर ही हिंदी माध्यम में वीडियो बना रही हूँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे को यह वीडियो अवेलेबल हो पाए और वह इससे ज्ञान अर्जित कर सके। तो बच्चों, ज्ञान का दीप हर घर में प्रज्वलित करके रखना है और यह सिर्फ आपके माध्यम से संभव है। जैसा कि हम कहते आए हैं, घर घर दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। तो अब वह समय आ गया है कि हम जमाने को बदलें, और जमाने को बदलना इतना आसान नहीं है, सिर्फ वह ज्ञान के दीप को जलाकर ही संभव है। और मुझे उम्मीद है कि यह काम आप बखूबी करेंगे। तो चलिए अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। तो सबसे पहले कोशिका के अंदर इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि यह कहाँ पर पाई जाती है। यह है कोशिका, जिसकी यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और यह केंद्रक। इस प्रकार से एक संरचना केंद्रक से जुड़ी रहती है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, यानी इसे ही अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि यह है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे SER से डिनोट करेंगे। S फॉर स्मूथ, E फॉर एंडोप्लाज्मिक, R फॉर रेटिकुलम। और यह है
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि इसके सतह पर छोटी छोटी दानेदार रचना प्रेजेंट होती है जिसे राइबोसोम कहते हैं। यह राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। इस राइबोसोम के उपस्थित होने के कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह खुरदरी हो जाती है, जिसके कारण इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। R फॉर रफ, E फॉर एंडोप्लाज्मिक एंड R फॉर रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह है कोशिका, यह हो गई कोशिका झिल्ली और यह है केंद्रक। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह किस प्रकार की रचना है? यह सूक्ष्म झिल्लीदार एवं अनियमित नलिकाओं का जाल। तो यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह किस प्रकार की रचना है? यह सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार एवं अनियमित नलिकाओं का जाल है। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और इसका विस्तार कभी कभी केंद्रक की बाह्य झिल्ली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से, केंद्रक की बाह्य झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक होती है। इसका विस्तार केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक होती है। इसका कार्य देखते हैं, यह क्या कार्य करती है। यह कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। यह कार्य किस प्रकार से करती है? यानी कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण किस प्रकार से करती है? अंतःप्रद्रवी जालिका में तरल पदार्थ भरे होते हैं जो कोशिका द्रव्य में प्रोटीन के संचार में मदद करती है, इसलिए कहते हैं कि यह कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण में सहायक होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो यह SER है यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह वसा एवं कोलेस्टेरॉल के संश्लेषण में भाग लेती है। यह वसा एवं कोलेस्टेरॉल के संश्लेषण में भाग लेती है, यानी वसा एवं कोलेस्टेरॉल के निर्माण में भाग लेती है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में सहायक होती है। इस प्रक्रिया को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यानी हिंदी में इसे झिल्ली जीवात जनन कहते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी झिल्ली जीवात जनन, जिसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया में सहायक। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया को आप याद रखें, यानी कुछ वसा प्रोटीन की सहायता से प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं, यानी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। यह कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इसका अगला कार्य क्या है? कोशिका विभाजन के समय यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में सहायक होती है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट, जिसे सेल प्लेट कहते हैं, एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में सहायक। केंद्रक झिल्ली एक केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली प्रेजेंट होती है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसका नेक्स्ट काम क्या है?
कशेरुकी जो कि जंतुओं का एक वर्ग है, इस कशेरुकी के यकृत कोशिकाओं में SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवा का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। निराविषीकरण का मतलब होता है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी विष का असर कुछ कम कर देता है। यह कशेरुकी के यकृत कोशिकाओं में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी सेल विष या दवा का निराविषीकरण करने में सहायता प्रदान करता है। इसका अगला कार्य क्या है? केंद्रक में हम क्या जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होती है, तो यह केंद्रक से आनुवंशिक पदार्थ को कोशिका द्रव्य में जाने का मार्ग प्रशस्त करती है, यानी कि मार्ग बनाती है। नेक्स्ट है, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक पदार्थों के जाने का मार्ग बनाती है। इसका अगला कार्य क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर राइबोसोम प्रेजेंट है और यह राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, यानी यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण कोशिका का सरफेस एरिया यानी कि सतही क्षेत्रफल काफी बढ़ जाता है, क्योंकि यह इस तरह से इनफोल्डिंग्स के रूप में है, यह इस तरह से इनफोल्डिंग्स के रूप में है, इसके कारण कोशिका का सतही क्षेत्रफल काफी बढ़ जाता है। तो यह हमने जान लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। और अब जानेंगे राइबोसोम के बारे में, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक दानेदार रचना के रूप में प्रेजेंट है, जिसके कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह खुरदरी हो जाती है। इसी कारण इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसे मिटा सकूं। अब हम लोग जानेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम एक ऐसी रचना है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देती है। सर्वप्रथम इसे एमिल पैलाडे ने देखा, 1953 में देखा। उसके बाद इसका नामकरण किसने किया? रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने इसका नामकरण किया। एमिल पैलाडे ने राइबोसोम को सबसे पहले देखा, लेकिन नामकरण किया रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने। यह जो राइबोसोम है, यह इस प्रकार से सेल के अंदर या तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहती है, या फिर स्वतंत्र रूप से इस प्रकार से कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है, या फिर यह गुच्छों में इस प्रकार से पाई जाती है। इस प्रकार से राइबोसोम गुच्छों में भी पाई जाती है। इस प्रकार की रचना को मैं अलग से बनाकर बता रही हूँ। जैसे इस प्रकार से इसे मैं अलग करके बता रही हूँ। जैसे यह क्या है? राइबोसोम है। यह राइबोसोम है जिसमें 2 यूनिट होती है, एक बड़ी सब यूनिट और एक छोटी। और यह क्या है? यह है मैसेंजर आरएनए, और यह आरएनए की बड़ी इकाई है और यह छोटी इकाई है। इस प्रकार की रचना जिसमें राइबोसोम गुच्छों में पाए जाते हैं, इस प्रकार की रचना को पॉलीराइबोसोम कहते हैं, या फिर इसे पॉलीजोम कहते हैं। इस तरह की रचना को या तो पॉलीराइबोसोम कहते हैं या फिर पॉलीजोम कहते हैं। अब इस रचना को समझते हैं कि आरएनए की रचना किस प्रकार से होती है। यह है मैसेंजर आरएनए, इसे क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए। और उस पर इस तरह से बड़ी इकाई जुड़ी रहती है और इस प्रकार से छोटी इकाई जुड़ी रहती है। यह हो गई बड़ी इकाई और यह छोटी इकाई। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S टाइप की होती है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 70S टाइप की होती है। S स्वेडबर यूनिट को कहते हैं। 70S का मतलब है कि यह जो बड़ी इकाई है यह प्रोकैरियोट्स में 50S की होगी और जो छोटी इकाई है प्रोकैरियोट्स में यह 30S की होगी।
अब इसे 50 प्लस 30 करके 80 नहीं जोड़ेंगे, इसे 50s और 30s यानी 70s के रूप में जोड़ेंगे। बड़ी इकाई और छोटी इकाई के रूप में देखेंगे और इस प्रकार की जो एक यूनिट बनती है उसे 70s यूनिट कहते हैं और यह प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। यूकैरियोट्स में यह 80s टाइप की होती है। 80s कहने का मतलब है कि ये जो बड़ी इकाई है वह 60s की होती है, बड़ी इकाई 60s की होती है और छोटी इकाई 40s की होती है। यह 60s की होगी यूकैरियोट्स में और यह छोटी इकाई 40s की होगी। इस राइबोसोम का संश्लेषण केंद्रिका में होता है, केंद्रिका जो कि केंद्रक के अंदर पाई जाती है। इस केंद्रिका में राइबोसोम का संश्लेषण होता है और उसके बाद यह केंद्रक झिल्ली में जो छिद्र प्रेजेंट होते हैं, इस छिद्र से यह बाहर निकल आते हैं और साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव्य में चले आते हैं। राइबोसोम संश्लेषण कहने का तात्पर्य यह है कि राइबोसोम का संश्लेषण केंद्रक के अंदर केंद्रिका में हो रहा है और उसके बाद यह केंद्रक झिल्ली के छिद्र के द्वारा बाहर निकलकर कोशिका द्रव्य में चली आती है। इसका संश्लेषण केंद्रिका में होती है और वहां से यह बाहर निकलकर कोशिका द्रव्य में चली आती है। अब देखेंगे इसका कार्य क्या है। कार्य इसका है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन के संश्लेषण के कारण ही इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो यह हो गई राइबोसोम के बारे में। तो अब तक हम लोगों ने कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांग के बारे में जाना, उसकी रचना एवं कार्यों के बारे में जाना, जैसे कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका भित्ति, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम के बारे में हमने डिटेल में अध्ययन कर लिया है। और अब इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं गोल्जी बॉडी जिसे गोल्जी एपेरेटस भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एवं लाइसोसोम के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।